ये 2007 में जब मुझे मेरे दोस्त हैं उन्होंने कहा कि इमरजेंसी सर्विस में आइए, जब मुझे पता चला कि इस तरह से लोगों को सर्व करना है तो मैंने कहा कि मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा इसको ज्वाइन करने की, अगर मैं इस पे मेरिट पे ज्वाइन करता हूं। सर पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे उकाड़ा में जो है रोड ट्रैफिक हादसा जो हैं वो काफ़ी देखने को मिलते हैं। 75% से ज्यादा हादसा मोटर बाइक के हो रहे हैं। अब मोटर बाइक के हादसा होते क्यों हैं? जी, जितने गाड़ियों के हादसा होते हैं जी, उसमें आप डेथ की रेशो देख लें। जो हम घर में सीढ़ी बनाते हैं उसका स्टेप भी प्रॉपर नहीं होता, एक तो वो पूरा स्टेप नहीं होता और उसका एंगल भी सही नहीं होता। तो बहुत सारी इमरजेंसीज हमारी माएं बहनें बुजुर्ग बच्चे सीढ़ियों से उतरते हुए गिर जाते हैं। गांव एरिया हो या वहाँ पे अक्सर घरों में जैसे कुछ चीज़ें जैसे स्नेक वगैरह या इस तरह की चीज़ें ये भी सर मोस्टली देखने को मिलती है। तो सर इसके लिए कोई अवेयरनेस या लाइक कुछ इस तरह सेफ्टी जो है वो थोड़ा सा हमें कर। जो ही वो बाहर आए और एक्सकेवेटर से ईंटों को किया, जब ईंटें गिरी तो उसके अंदर से कोबरा सांप, अच्छा ब्लैक कोबरा भी नीचे गिरा। तो कितना डेंजरस था कि कुएं के अंदर हमारा स्टाफ था और उनके ऊपर गिरता, खुदा ना खास्ता वो उनको डस नुकसान था सर। अच्छा सर ये बताइएगा, अगर घर में किसी फर्द को अचानक हार्ट अटैक आ जाए, लोग पैनिक हो जाते हैं और पता नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए, तो सर उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा सर ये खाते हुए घर में जैसे गले में कोई चीज़ फंस जाती है, मोस्टली ये फिश खाते हुए ऐसे होता है और फिर वो आवाज़ भी निकलती है और लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। और हर घर में एक बंदा हो जो फर्स्ट एड ट्रेंड हो, ठीक है, तो हम कितने बड़े हादसा से बच सकते हैं। अब उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम स्कूल्स में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, हम कम्युनिटीज़ में जा रहे हैं, हम यूनियन काउंसिल लेवल पे लोगों को जाके उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। फ्लड में जब हम किसी को घंटों का ऑपरेशन करके पूरी फैमिली बच्चों को दरिया से निकाल के ला रहे होते हैं, हम बहुत थक गए होते हैं, लेकिन वो शाम में जब हमें ये होता है कि हमने इतने लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया, उससे आपको सेटिस्फेक्शन होती है। जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है ना, वही पीस ऑफ माइंड है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अली रिजवान गिलानी और आप देख रहे हैं सैयद पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसी अहम शख्सियत मौजूद हैं, जफर इकबाल साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इमरजेंसी 1112। आज हम सर से बात करेंगे रोड हादसात पर, घर में होने वाले ख़तरनाक वाक़यात, कोल्ड स्टोरेज में आग लगने के वाक़यात, फायर सेफ्टी कवानीन के बारे में, और इसके अलावा आजकल गंदम में जिस तरह आग जो है लगने के खदशात भी होते हैं और वो भी लगते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑल तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफियात में से टाइम निकाल के तशरीफ़ लाए, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और सर आज ये बहुत सारे ऐसे अहम मामलात हम आपसे जानना चाहेंगे जो कि हर आम इंसान जानना चाहता है। और सर स्टार्ट करते हैं हम। सर सबसे पहले तो नाजरीन को ये बताएं कि इमरजेंसी सर्विसेज का आगाज़ कैसे हुआ और इस शोबे को आपने कैसे ज्वाइन किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब पहले थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक्स हैं जिस पे जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। और तो ये पॉडकास्ट इसलिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इससे लोगों में अवेयरनेस आएगी और वो मुख्तलिफ एमरजेंसी से बच भी सकते हैं और केयर कर सकते हैं। अगर इसके सर्विस के आगाज़ की बात करें तो ये 2004 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लाहौर से सर्विस शुरू हुई। ठीक है। और वो सिर्फ एम्बुलेंस सर्विस थी, उससे लाहौर में शुरू हुई थी। सर जी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना अच्छा काम किया कि पहले डिवीजन हेडक्वार्टर लेवल पे गई सर्विस और फिर सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, फिर तहसील लेवल पे और अब टाउन लेवल पे भी सर्विस जी ऑपरेट कर रही है। तो सर आपने जो है ये इमरजेंसी का ही महकमा चूज किया, इसकी क्या खास वजह थी? इसके पीछे कोई वाकया था या खुद ही आपके ज़हन में? यस सर, उसमें मैं कहूँ कि मैं 2007 में मैंने ज्वाइन किया। उससे पहले मैं लाहौर में जॉब कर रहा था और बेसिकली आई एम ऑर्गेनिक केमिस्ट सर। तो मैं अपनी केमिस्ट्री की फील्ड में जॉब कर रहा था। तो देयर वाज अ सीरियस मिसहैप विद माय फैमिली इन 2006। वो मेरे लिए बहुत टचिंग था और वो मुझे पिंच करता रहता था। ये 2007 में जब मुझे मेरे दोस्त हैं उन्होंने कहा कि इमरजेंसी सर्विस में आइए, जब मुझे पता चला कि इस तरह से लोगों को सर्व करना है तो मैंने कहा कि मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा इसको ज्वाइन करने की, अगर मैं इस पे मेरिट पे ज्वाइन करता हूं तो शायद मुझे तस्कीन मिले कि मैं लोगों को उस तरह की इमरजेंसीज जो मेरी फैमिली में हो चुकी है वो वैसे अगर खुदा ना खास्ता कहीं हो तो उसको हम प्रॉपर फैसिलिटेट कर। सर बड़ी बात है। सर अगर देखा जाए तो बज़ाहिर जो है रेस्क्यू का शोबा बहुत दबाव वाला है, क्योंकि और ख़ास तौर पे सर आप जैसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं और पूरे ज़िले को आपने मैनेज करना होता है, तो सर रोज़मर्रा के हालात वाक़यात आपके सामने होते हैं, तो फिर सर ये चीज़ें मैनेज करना वो आपके लिए मुश्किल तो नहीं होता या रूटीन बन चुकी है? गोइंग इज टफ
टफ गेट्स गोइंग। सर तो जब रूटीन मुश्किल हो जाए ना इसका, तो फिर मुश्किल आपकी रूटीन बन जाती है। नो डाउट बहुत सारे सीरियस इंसिडेंट होते हैं जो आपको भी इम्पैक्ट करते हैं, उसका हम पे भी इम्पैक्ट आता है। जब कभी किसी फैमिली का बड़ा सीरियस हादसा में वो लोग इंजर्ड हों, खुदा न खास्ता डेथ हो, हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो इम्पैक्ट हम पे आता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। इफ़ यू आर नॉट स्ट्रांग फिर आप लोगों को रेस्क्यू नहीं कर सकते। तो हमारी ट्रेनिंग का भी एक हिस्सा था। और मैं आपको बताता हूँ कि जो हम में रिफ्लेक्शन है ना, हमारे काम में जो हम में रिफ्लेक्शन नजर आती है, वो हमारे जो सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज हैं डॉक्टर रिजवान सी साहब, जी, तो ये उनकी रिफ्लेक्शन है। जो उनकी डेडिकेशन है, जो कमिटमेंट है, वो हम लेके चलते हैं और कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर। सर बड़ी बात है वो तो सर हम देख रहे होते हैं माशाल्लाह जिस तरह जो है आप दिन रात लगे होते हैं और बड़ी हिम्मत भी होती है। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे। सर पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे उकाड़ा में जो है रोड ट्रैफिक हादसा जो हैं वो काफ़ी देखने को मिलते हैं। सर इसकी असल वजूहात क्या होती हैं और आप इसको कैसे देखते हैं? अगर हम जनरल ट्रेंड चेक करें ना कि हादसा कितने हो रहे हैं, उसमें सबसे जो बड़ा नंबर है मोर देन 75% हादसा तो सिर्फ मोटर बाइक के हो रहे हैं। सर जी, तो उससे आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि 75% से ज्यादा हादसा मोटर बाइक के हो रहे हैं। अब मोटर बाइक के हादसा होते क्यों हैं? जी, 2-3 चीजें। एक तो ये कि हम लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। जी जी, अगर प्रॉपर हेलमेट पहना जाए और मोटरसाइकिल को स्लो स्पीड पे चलाया जाए तो आप मोर देन 50% से ज्यादा चांसेस आपके होते हैं कि आप हादसे से बच जाएं। जी, जब आप नॉर्मल स्पीड पे जा रहे होंगे, मैक्सिमम अप टू 50 आप जा रहे हैं, तो खुदा न खास्ता हादसा हो भी तो भी आप उसमें महफूज रह सकते हैं। फिर हम बच्चों को दे देते हैं बाइक से। अब बच्चे हैं, उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है कि साइड से मेन रोड के ऊपर आना, वो तेजी से आ गया, मीनवाइल कोई गाड़ी जा रही थी उसने उसको हिट कर। सर ये तो अब ट्रेंड बन चुके हैं ना, बच्चे जो है बाइक और गाड़ियां मोस्टली वालदैन की भी होती है कि अपनी जान छुड़वाएं और हम बच्चों की खातिर डालें, ताकि यही खासतौर पे खवातीन की कोशिश होती है कि बच्चे को जल्दी ट्रेन करें और जो है ना शोर वो जाएगा शॉपिंग पे, वो खर्चे, ये चीजें, ताकि हम खुद ही। तो सर ये चीज जो है ना कम उम्री जो ड्राइवर आजकल आ रहे हैं ड्राइविंग की वजह से भी हादसा का काफी जो है मसला बनता है। बिल्कुल ऐसे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी फैमिली पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बच्चे को बाइक दें, उसे कहें बेटा हेलमेट के बगैर बाहर निकलना ही नहीं, ठीक है। फिर आप उसको प्रॉपर गाइड करें कि बेटा ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, आपने आराम से चलाना। और फिर अननेसेसरी जो हम वो रेसें लगाते हैं बच्चे, उस पर हम बच्चों को मना करें तो भी हम हादसा से बच सकते हैं। अगर कोई मजबूरी है, अपने 15-16 साल का बच्चा है, उसको अपनी बाइक देनी है, घर की मजबूरी है, तो सेफ्टी के साथ अगर उसे वो प्रॉपर जो है रूल्स बताए जाएं जैसे आप कह रहे हैं, तो वो सर बच सकते हैं। सर बहुत से लोग ट्रैफिक कवानीन से नावाकिफ होते हैं, क्या इसी हवाले से कोई आगाही दी जाती है ताकि हादसा से बचा जा सके? देखिए जी, ये तो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे तो ट्रैफिक पुलिस की है सर जी, जो उनका एक एजुकेशन यूनिट भी है जो कि ट्रेनिंग दे रहा है। हम लोग भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इवन कम्युनिटीज में जाकर लोगों को एजुकेट करते हैं। जब हम फिगर्स देते हैं हादसात का और साथ हम वजूहात भी लोगों को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उससे एक अवेयरनेस आती है। जैसे बाइक्स के बारे में हम हमेशा लोगों को बताते हैं कि किस तरह से आप सेफ ड्राइव कर सकते हैं, हादसा से बच सकते हैं। फिर गाड़ी में मैं आपको बताऊं फिगर, जितने गाड़ियों के हादसात होते हैं उसमें आप डेथ की रेशो देख लें, जिधर सीट बेल्ट पहनी होती है वहां पे डेथ नहीं होती। सही है। वो जो इनर्शिया इम्पैक्ट है जो आपने स्टीयरिंग पे जाके लगना है, अपना चेस्ट, आपका हेड लगना है, आपने सीट बेल्ट प्रॉपर पहनी हुई है, तो बचत हो जाती है, आपकी बहुत बचत हो जाती है। तो हम अवेयरनेस का पूरी हमारी एक टीम है जो कि मुख्तलिफ जगहों पे जाके सेफ्टी सेशंस करवाते रहते हैं। स्टॉप करो, क्या इशू आ रहा है? चाहिए आप अपनी पेस जरा कम रखें। मैंने सर पेस पे जीरो रोकना। सर आमतौर पे लोग समझते हैं कि घर महफूज जगह है, लेकिन घर में भी अक्सर जो है हादसात होते हैं। इसकी असल वजह क्या होती है? ज्यादातर कौन से हादसात देखने को मिलते हैं? अच्छा, मैं वाकई घर तो महफूज जगह होती है, ठीक है। आप जिधर से भी काम करके जब अपने घर आते हैं तो यू फील सेफ और आप रिलैक्स फील करते हैं। घर में बहुत सारी इमरजेंसीज हो रही, वेट फ्लोर पे बंदा स्लिप होकर गिर जाते हैं, और खासकर ओल्ड एज में जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका बड़ा सीरियस मसाइल होते हैं। वो गिर के तो उनका नेक ऑफ फीमर, ये जो कूल्हे की हड्डी है या ये जो हमारी लॉन्ग बोन है उसकी नेक वो टूट जाती है, वो बड़ा सीरियस है। मोस्टली ये रिपोर्ट होते हैं।
तो फर्श स्लिपरी नहीं होने चाहिए। सर। बुजुर्गों का बड़ा ख्याल करें। वॉशरूम भी आपके अंदर जो वॉशरूम में टाइल है ना वो स्लिपरी नहीं होने चाहिए। आजकल चल ही यही रही है, स्लिपरी नहीं होनी चाहिए। या फिर आप ऐसी चप्पलें पहने जो एंटी स्लिप है, आजकल मार्केट में अवेलेबल है। तो बुजुर्गों को खासकर ख्याल रखें कि वो स्लिप ना हो जाए। स्लिप होके गिरने से घर में इमरजेंसी हो रही। हमारी सीढ़ियाँ सर बड़ी अनसेफ है। जो हम घर में सीढ़ी बनाते हैं उसका स्टेप भी प्रॉपर नहीं होता। एक तो वो पूरा स्टेप नहीं होता और उसका एंगल भी सही नहीं होता। तो बहुत सारी इमरजेंसीज हमारी माएँ बहनें बुजुर्ग बच्चे सीढ़ियों से उतरते हुए गिर जाते हैं। दो चीजें इसमें, सीढ़ी प्रॉपर होनी चाहिए, उतरते हुए आप इंश्योर करें कि आपने पूरा पाँव रखा है स्टेप के ऊपर, और साथ में कोई रेलिंग होनी चाहिए और हमेशा सीढ़ियां उतरते हुए आपके हाथ फ्री होने चाहिए। ठीक है। अगर चीज ना हो स्लिप हो, मैंने कोई चीज पकड़ी दोनों हाथों में, सीढ़ियां उतर रहा हूं, स्लिप हुआ मैं तो ऑप्शन ही नहीं उसको पकड़ सकूं। और वो चीज ना गिर जाए, हमें ये होता है कि चीज बचा ले खुद, बेशक जो मर्जी हो। रेलिंग को आपका हाथ फ्री होना चाहिए एक एटलीस्ट, कि आपको स्लिप हो तो उसको वो पकड़ सके। सर तीसरा, इसमें जो घरों में इमरजेंसीज हो रही हैं, कुछ बड़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमें रिपोर्ट होते हैं, वो है छोटे बच्चों के। छोटे बच्चे घरों में ही डूब जाते हैं। कई दफ़ा ऐसी रिपोर्ट हुआ। वो जो घर की हमारी बहन है वो अपने किसी काम में मसरूफ़ है, और जो बच्चा बिल्कुल टॉडलर है, छोटा बच्चा है, 2 साल तक की उम्र का, उसने चलना शुरू किया अभी जी। तो वो या तो क्रॉल कर रहा है सारे घर में फिर, या फिर अभी नया नया चलना शुरू किया। पानी का टब या बाल्टी भरी हो, बच्चे पास जाते हैं, वो ऊपर से ऐसे लटकते हैं तो वो अंदर गिर जाते हैं। इसी तरह बड़ी दफ़ा ऐसी इमरजेंसी रिपोर्ट हुई जिसमें बच्चों की डेथ हो गई। तो मैं माँओं बहनों बेटियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, घर के अंदर आपके पास अगर बाल्टी या टब भरा हुआ है तो फिर बच्चों का बड़ा खास ख्याल रखें कि पानी का कोई मसला है आपने भर के रखना है तो फिर उसकी कुंडी लगा दें अगर वो वॉशरूम में पड़ा है। हाँ, अगर घर में कहीं और है तो फिर आप ख्याल करें ताकि ऐसी इमरजेंसी से बचा जा सके। क्योंकि ये सर किया जा सकता है मोस्टली, असल खवातीन कहती हैं कि बच्चों को वो हम पानी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पानी के साथ ज़्यादा इंजॉय करते हैं, तो टब भर के वो पानी के साथ लगा दिया ताकि बच्चे जो है उसमें रहे। अच्छा सर, इसके साथ एक चीज़ मैं ऐड करता, जो जैसे कि सर मोस्टली गाँव एरिया हो या वहाँ पे अक्सर घरों में जैसे कुछ चीज़ें जैसे स्नेक वगैरह या इस तरह की चीज़ें ये भी सर मोस्टली देखने को मिलती है। तो सर इसके लिए कोई अवेयरनेस या लाइक कुछ इस तरह सेफ्टी जो है वो थोड़ा सा हमें गाइड कर। देखिए, ये तो बिल्कुल जंगली हयात है, मेरे ख्याल में तो उनको भी जीने का हक है, लेकिन इंसानों को नुकसान पहुंचाए बगैर जी सर। अब सांप है मेजॉरिटी, तो वो जहरीले नहीं होते, उसका खौफ बड़ा होता है। कहते हैं सांप और चोर का खौफ बहुत होता है, मेजॉरिटी सांप जहरीले नहीं होते। अगर होता भी है तो रेस्क्यू पे भी लोग कॉल्स कर देते हैं, बट हमारे बुजुर्ग हम शुरू से देखते हैं, हम नॉर्मली मार देते हैं उनको। थोड़ा सा एहतियात कर लेनी चाहिए। खुद से सांप किसी के ना तो पीछे भगता है ना तो उसको डसने के लिए आता है। वो तो अनफॉर्चुनेटली आपका हाथ ऊपर आ जाए, यहाँ पे सांप हो या आपका पाँव आ गया तो फिर इस तरह से काटता है सर। क्योंकि ये है कि गांव वाले तो लोग जो है वो उससे बच जाते हैं, और खास तौर पे जो है ना शहर वाले, शहर की तो देख के वो चीखें निकल जाती है। तो वो सर उसके लिए जो है रेस्क्यू यहाँ पे फौरन पहुँच भी जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो घर में कुछ इस तरह की सेफ्टी या कुछ वो चीज़ आप कुछ नहीं है जी। अब देखें, हम तो जो नॉर्मली हमारा गेट होता है उसके नीचे अगर इतनी स्पेस है तो आप उसको थोड़ा सा सस्टाइट रखेंगे, कोई भी ना आ सके। कोई मॉनिटर लिजर्ड की शहर में केस आते हैं नॉर्मली, मॉनिटर लिजर्ड घर में घुस जाती है तो वो भी खवातीन या बच्चे बड़ा डरते हैं उससे, ऐसी कॉल्स भी हमें आती हैं। हालांकि मॉनिटर लिजर्ड बड़ा ही मतलब बेजरर किस्म का वो जानवर है, वो कोई कुछ नुकसान नहीं देता। हाँ, खौफ जरूर आता है उससे, ठीक है, तो रेस्क्यू को कॉल किया जाता है। अच्छा सर, यहाँ पे एक मैं ये आपसे जानना चाहूँ, कभी कोई सर इस तरह की कॉल आई हो कि आप हंसे भी हो और सर पकड़ के बैठ गए हो कि यार ये किस तरह की कॉलें हमें मसूल होती है? क्योंकि रेस्क्यू में सर मोस्टली जो है बड़ी डिफरेंट तरह की कॉल्स मसूल हो रही होती हैं। सर कभी कोई इस तरह का वाकया हुआ हो आपके साथ, या कभी कोई इस तरह की कॉल रिसीव हुई हो कि सर आप हैरान भी हुए और आपने सोचा भी हो यार ये किस तरह हमें कॉल्स रिसीव? मुख्तलिफ तरह की इमरजेंसीज हैं जो याद रह जाती हैं आपको। सम टाइम कुछ फनी भी हो सकती हैं, कुछ बड़ी टचिंग भी होती है। मेरे 2-3 इंसिडेंट ऐसे हैं मेरे अपने कैरियर में। मैं भावलपुर में पोस्टेड था, तो वहाँ पे एक हमने इमरजेंसी डील की जिसमें वेल कोलैप्स हो गया। कुआं था, वो रेतला इलाका था, वहाँ पे 2 आदमी उसके नीचे दब गए, कुएं में दब गए। ठीक है, गर्मी भी थी और हमें कॉल आई और वो बड़ा रूरल एरिया था। हम बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे। जब पहुँचे तो वो मनो मट्टी के नीचे थे। अच्छा, अब ये कि हमने उसको खुदाई भी शुरू की। अब खुदाई जब कर रहे थे तो वो साइडों से वो डेंजरस था, यूं नीचे जा रहे थे कि वो हमारे रेस्क्यूर के ऊपर गिर सकता है। अब फिर बिल्कुल हम स्टोरीज में पढ़ते हैं ऐसे
कि जो हमने वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया, कि जब हम नीचे पहुंचे तो एक साइड से ईंटें भी थी और मैं उसको कमांड कर रहा था इंसिडेंट को, तो आई फियर कि मेरे रेस्क्यू नीचे ये सारी ईंटें ना ऊपर गिर जाए। ठीक है। मैंने उन्हें कहा कम आउट। जो ही वो बाहर आए और एक्सकेवेटर से ईंटों को किया, जब ईंटें गिरी तो उसके अंदर से कोबरा सांप, अच्छा, ब्लैक कोबरा भी नीचे गिरा। तो वो कितना डेंजरस था कि कुएं के अंदर हमारा स्टाफ था और उनके ऊपर गिरता, खुदा ना खास्ता वो उनको डस लेता था सर। अच्छा, वो मट्टी गिराई, फिर मनो मट्टी ऊपर गिर गई सर जी। अब वो गिरा के सांप को हमने मार दिया और वो निकालते रहे। इट टुक 6 आवर्स, हमें 6 घंटे लगे कि वो कुआं खुदाई करते हुए उस जगह तक पहुंचे सर। और आपको बात बताऊं कि अल्लाह की जात बड़ी करीम है, बड़ी करीम है। 6 घंटों के ऑपरेशन में जिंदा निकाले हमने दोनों सर। मनो मट्टी के नीचे 6 घंटे ऑपरेशन लगातार जारी रहा और बंदे जिंदे हैं, दोनों जिंदा। तो वो इंसिडेंट मुझे हमेशा याद रहता है कि किस तरह से अल्लाह की जात ने उनको इतना नीचे थे, उनको ऑक्सीजन मिलती रही, उनकी सांस आती रही। कैसे सर पॉसिबल है? जब उनके ऊपर कोई 1-1 फुट 1.5 फुट मिट्टी थी सर, तो अंदर से तलावत की आवाज आ रही थी। और ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, कोई एग्जेजरेट नहीं कर रहा, इसको कहते हैं ना स्टोरी नहीं बना रहा, अंदर से तलावत की आवाज आ रही थी। वो एक बंदा उसमें से तलावत करता है, उसकी आवाज आ रही थी। वो हमें बहुत खुशी हुई कि इसका आवाज आ रही है, इसका मतलब है कि बंदे जिंदा है। तो दैट वाज द वेरी, हम बहुत एग्जॉस्ट हो गए, बहुत गर्मी थी, बट हैप्पीएस्ट मोमेंट जब हमने 2 जाने बचाई वहां से सर। और ये चीजें जो है ईमान को ज्यादा मजबूत करती है और अल्लाह पे यकीन जो है वो और ज्यादा होता है कि यार जब मनो मट्टी के नीचे 6 घंटे के ऑपरेशन के बावजूद भी, अब देखें जैसे आप कह रहे हैं कि तलावत कुरान पाक की भी आपको आवाज आ रही है सर। सर मट्टी जब आपके ऊपर है तो सर सवाल ही नहीं पैदा होता कि बोला जा सके, मुंह खोलना। सर हम ये छोटे होते जब बचपन में नहाते थे तो वो अक्सर जो है रेत के टीलों पे सर वो मट्टी अगर उसके नीचे थोड़ी देर भी दबना है ना सर, सांस फौरन से बंद हो जाती है, ऑक्सीजन आने। अगर सर इसको हम देखें दूसरे वे में, तो आप क्योंकि इमरजेंसी ऑफिसर हैं सर इन चीजों को, तो सर ये कैसे पॉसिबल है? मौजज़ा कह सकते हैं या कोई इसमें साइंस नहीं है? अल्लाह का बड़ा कोई करम है। मैं इसमें ना 2 चीजें, तो साइंटिफिकली ये कि डेफिनेटली उनको ऑक्सीजन मिलती रही। कुछ वाइड जैसे इंटे होती, कुछ गैप उनके फेसेस में ये था कि मट्टी बिल्कुल धसी नहीं हुई थी, ठीक है, कुछ गैप था और फिर उसमें ऑक्सीजन, जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की जात का बड़ा करम है। इसमें मैं ना ऐड करूंगा, ये बड़ी साइंटिफिक बात नहीं है। अब वो जो 2 लोग थे ना, उसमें से एक का बूढ़ा बाप था मौके पे मौजूद, ठीक है, और एक की बूढ़ी माँ थी। अच्छा, मतलब बहुत सैकड़ों लोग इकट्ठे थे, लेकिन जब मैंने इन्फॉर्मेशन ली तो एक बूढ़ा आदमी था जो हाथ उठा के दुआएं कर रहा था और एक की बूढ़ी माँ थी जो दुआएं कर रही थी। तो मैं तो समझता हूँ कि जो उनके दिल से वो दुआएं निकल रही थी वो अल्लाह की जात ने सुनी। और बेशक कहते हैं ना, माँ बाप की दुआ सर तकदीर मुकद्दर बदल देती है। सर किचन में काम करते हुए गर्म ऑयल गिरने के वाकयात होते हैं, इस सूरत में फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? अच्छा, ये बड़ी कॉमन है। जैसे हमारी बहनें बेटियां किचन में काम कर रही होती हैं, वो फ्राई हो रही हैं चीज़ें, ऑयल है हो रही है सर, और उससे कुछ छींटे पड़ गए और वो जल जाता है। तो सिंपल फर्स्ट एड ये है कि आप सिंक की टूटी खोलें, ठंडे पानी के नीचे हाथ कर दें सर जी। जिस बॉडी पार्ट के ऊपर गर्म कोई भी चीज़ गिरी है सर जी, तो आप जो फर्स्ट एड है उसकी वो ठंडा पानी है। अच्छा, लोगों में बड़ा खराब चीज है, वो जी आटा गूंद के लगा दें, नील लगा दें, पेस्ट लगा देते हैं, पेस्ट लगा दें। तो भाई ऐसा कुछ नहीं करना। कितना इजी है, कितना सिंपल है कि आप उसको फौरन ही ठंडा पानी डाल दें। एक दूसरा मैं कहूंगा, पैन वगैरह में किसी में फ्राई हो रहा है तो आग लग जाती है, वो भी पैनिक हो जाता है। उसमें अगर आपने पानी डाल दिया इसका मतलब पूरे किचन में आग लग जाएगी। वेरी सिंपल, कोई भी जो ढकना है उसके ऊपर ढकना रख दें, आग उसी वक्त बुझ जाएगी। अब तीसरी एक ऑप्शन होती है, खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ कल्चर है, हमारी खवातीन दुपट्टा भी लेती हैं, दुपट्टे को आग लगी, कपड़ों को आग लगी, ये बड़ा सीरियस हो सकता है। ऐसी इमरजेंसीज भी हमें रिपोर्ट होती हैं, उसमें पैनिक नहीं होना चाहिए। घर में कोई भी ब्लैंकेट कोई चीज़ है तो वो लपेट दें। अगर कोई भी घर में नहीं है जो आपको लपेट सकता है तो आप फिर पैनिक हो के भागने की बजाय हाथ मुंह पे रखें इस तरह से, ठीक है, जमीन के ऊपर। इसको हम कहते हैं स्टॉप, भागे नहीं, रुक जाए। ड्रॉप अपने आपको जमीन पे गिरा, रोल करें ऐसे। अच्छा, इधर को रोल करें, इधर को रोल, वो आग बुझ जाएगी और आप मजीद उससे बच जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा, अगर घर में किसी फर्द को अचानक हार्ट अटैक आ जाए, लोग पैनिक हो जाते हैं और पता नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए, तो सर उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, उसमें हार्ट अटैक अल्लाह ना करे किसी को आए है तो ये फैटल डेंजरस। अब ये कि
कैसे पता चलेगा हार्ट अटैक है? बहुत दफ़ा ऐसे होता है मस्कुलर पेन हो रही होती है, कुछ स्टोमिक इशू होता है तब भी लगता है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो पैनिक नहीं होना चाहिए। जी सर, पैनिक नहीं होना चाहिए। कहते हैं ऑक्सीजन और रीइंश्योरेंस बड़ी ज़रूरी है हार्ट पेशेंट के लिए। तो अगर कोई भी पास हो तो वो उसको रीइंश्योर करें जी, उसको हौसला दे, पैनिक नहीं होने दे। तो बेहतर है डॉक्टर से एडवाइस ली जाए। सर कहते हैं कि इमीडिएट जो एस्प्रीन है जी, वो, और अगर किसी के पास एनजीसेड टैबलेट मौजूद है तो ये लाइफ सेविंग में आती है। सर तो इमीडिएट ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटल, पैनिक किए बगैर। अब जब तक आप रेस्क्यू का वेट कर रहे हैं फिर उसको कंफर्टेबल पोजीशन में लटाएं। जी सर, कंफर्टेबल पोजीशन, उनको चलने ना दें। मूवमेंट उनकी रिस्ट्रिक्ट करें। अगर वो बैठ के कंफर्टेबल है या थोड़ा सा लेट के कंफर्टेबल, तो कंफर्टेबली उनको लटाया जाए जी। सर और अगर खुदा ना खास्ता अगर बंदा बेहोश हो जाता है, आपने पल्स फील की, नेक से आप फील करके देखते हैं यहाँ से पल्स नहीं आ रही, वो सांस भी नहीं आ रही, फिर आपको हर सूरत में सीपीआर करना है। सीपीआर के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। रेस्क्यू 122 से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं जब मर्जी। ऑनलाइन ऐप है, उससे भी आप थ्योरेटिकल नॉलेज लेके प्रैक्टिकल हमारे ऑफिस में आके कर सकते हैं। तो सीपीआर का मतलब है मसनूई तौर पर सांस और दिल को बहाल करना है। जी सर। तो उसमें सेंटर ऑफ द चेस्ट है ना जी, ये जो हमारी ब्रेस्ट बोन है, इसको स्टर्नम कहते हैं, इसके ऊपर हाथ की हथेली, दूसरा हाथ ऊपर रख के तो 1.5 से 2 इंच तक उसको प्रेस करते हैं। और उसकी आपकी जो स्पीड है वो 100 से 120 होनी चाहिए। जब तक आप रेस्क्यू हो रहा है तब तक आप सीना दबाते रहे। अच्छा, इसमें मैं ऐड कर दूं कि अब जो हमारा डिस्पैचर है ना वो बड़े क्वालिफाइड है, उनके जो हमारा स्टाफ बैठा कंट्रोल रूम में वो कार्डियक अरेस्ट की सूरत में गाइड भी करते हैं। सर हमारा स्टाफ के साथ अगर आप कॉल पे रहेंगे वो आपको गाइड करता है साथ साथ कि आप इस तरह से सीपीआर परफॉर्म, और वो थोड़ा हौसला मिलेगा या वो सर। अच्छा सर, ये खाते हुए घर में जैसे गले में कोई चीज़ फंस जाती है, मोस्टली ये फिश खाते हुए ऐसे होता है, और फिर वो आवाज़ भी निकलती है और लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ सर हमें चोकिंग बड़ा सीरियस हो सकता है। खुदा न खास्ता इससे डेथ्स भी हुई लोगों की कि किसी बच्चे के बड़े के गले में कोई खाना नवाला कोई चीज़ फंस गई, उससे डेथ भी हो गई। अब चोकिंग के लिए भी बड़ी आसान सी टेक्निक्स हैं जिसको अगर हम फॉलो कर लें तो हम बड़े आराम से उस एमरजेंसी से घर में ही निपट सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे ये आप अपने पेजेस ही देंगे, अगर कोई बेबी है जो छोटा है और आपके बाजू पे आ सकता है तो उसका फेस हम रख लेते हैं हाथ पे, यहाँ पे ऐसे फेस है, ये आ गया। अब उल्टा लटाया हुआ मैंने, एक टांग इधर एक इधर बच्चे की, छोटे बच्चे फंसे, तो आपके ये जो उसके शोल्डर ब्लेड्स हैं उसके सेंटर में आप हथेली से ऐसे 1 2 3 4 5 कभी भी सर पे नहीं मारना चाहिए, बच्चे के सर पे या गर्दन पे नहीं, ठीक है, शोल्डर ब्लेड्स के सेंटर में। यहाँ पे सपोज नेक है, ये शोल्डर ब्लेड्स हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लाइन कर ले, 1 2 3 4 5। इसी तरह से इस बाजू पे बच्चे को सीधा लटाया, वो सेंटर ऑफ चेस्ट, 2 उंगलियों के साथ 1 2 3 4 5, अगेन इस पे 1 2 3 4 5, तो गले में फंसी चीज निकल जाएगी और कोई भी उसमें नुकसान भी नहीं होगा। ये मैं छोटे बच्चों की बात। अडल्ट में इसको कहते हैं हैमलिक मैन्यूवर, कि एक बंदा है अगर वो गले में फंस गया, नेचुरल बात है कि यहाँ पे हाथ आ जाता है मोस्टली। हाँ जी, यूनिवर्सल साइन ऑफ चोकिंग इसको कहते हैं कि आपके हाथ आ गए गले में, आप उसके बैक पे जाएं, एक हाथ है ऐसे रखें, ये बना के दूसरा हाथ यहाँ पे, आपने जो उसके स्टोमिक का जिधर से ये यहाँ पे जिफी कहते हैं, इससे नीचे और नाव के बीच में सेंटर में ऐसे रखे, उसके पीछे जाके उसको पुश करें, ये इनवर्ड अपवर्ड है यूं, तो गले में फंसी हुई चीज निकल जाएगी। कितना इजी है। और फिर इससे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अभी मैंने बताया शायद इसको समझने में थोड़ी मुश्किल भी होती, तो रेस्क्यू ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारा पूरा ट्रेनिंग विंग है। हम मैंने जैसे पहले कहा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कम्युनिटीज में डिफरेंट अदारों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो कोई भी नौजवान जो ट्रेनिंग लेना चाहें कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। अच्छा सर, हाल में कोल्ड स्टोरेज जो है इसमें आग लगने के वाकयात में इजाफा देखने को मिलता है, और साथ में ही सर गंदम की कटाई का सीज़न आ रहा है और गंदम का सीज़न है, तो सर गंदम में भी जैसे कि आग लग जाती है, तो ये जो है हमें थोड़ा सा इस पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे इलाके के हिसाब से जो कोल्ड स्टोरेज, चूँकि हमारी आलू की प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा, तहसील दीपालपुर में भी हमारे ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारे पास कोल्ड स्टोरेज बहुत ज़्यादा है सर। अब कोल्ड स्टोरेज की फायर बड़ी डेंजरस होती है, डेंजरस इन द सेंस कि वहां पे आपने सिंगल एंट्री या सिंगल वही एक तरफ से, चूंकि वो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अब आग लगती कब है?
अलग थी। नॉर्मली हमारे स्टोरेज खाली करके जब हम उसमें काम करवा रहे होते हैं ना, हम ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, वेल्डिंग काम हो रहा होता है सर, और वो थर्मोपोल शीट लगी होती सारी, दैट उसको आग लग जाती है। अब फिर उसमें हमें जो मुश्किल पेश आती है, एक तो वो स्मोक होता है बड़ा ही जहरीला किस्म का धुआं मुश्किल होती है, उसमें एंट्री नहीं होती, कोल्ड स्टोरेज इतना बड़ा होता है कि उसमें एग्जैक्ट हमें वो जगह ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है कहाँ पे फायर लगी। ठीक है। तीसरा, इसमें माजी में ऐसा भी हुआ कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों की डेथ्स हो गई। ठीक है, जाहिर सी बात है। तहसील दीपालपुर में कुछ साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 3 लोगों की डेथ हो गई। जी सर। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे ओनर्स हैं कोल्ड स्टोरेज के, कि आप जब भी वहां पे कोई वेल्डिंग का काम शुरू करवाएं तो आप जहन में रखें कि आपने सेफ्टी को फॉलो करना है। अब सेफ्टी क्या फॉलो कर सकते हैं यार, सिंपल है ना, आप अपने इतना बड़ा कोल्ड स्टोरेज है तो आप वहां पे कोई 4 तो फायर एक्सटिंग्विशर लगवा ही लेना डिफरेंट जगह पे, तो फायर एक्सटिंग्विशर को पास रख लें और काम शुरू कर लें। अगर कहीं पे आग लगे, एक चिंगारी से शुरू होती है ना जी, तो फायर एक्सटिंग्विशर चला देंगे तो आपका पूरा कोल्ड स्टोरेज भी बच जाएगा, लोगों की जानें भी बच जाएंगी। तो कोल्ड स्टोरेज वाले जितने भी लोग हैं, अगर वो अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दिलवाना चाहे, हम फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग भी देते हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशर जरूर लगाएं। सर, इसके अलावा गंदम का जैसे सीजन चल रहा है, गंदम में आग लगने के बड़े जो है मसाइल देखने को मिलते हैं, लोगों की फसलें तबाह हो जाती है, तो उसकी सर क्या रीजन? अच्छा, उसमें तो सबसे बड़ी रीजन क्या है कि हम लोग बड़े कुछ मामलों में हम शायद बड़े कैजुअल हैं। हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, सिगरेट पीते हुए जब मर्जी फेंक दी, और भाई गंदम की फसल तैयार है, आपकी जरा सी लापरवाही है ना कि आप स्मोकिंग करते सिगरेट फेंक दी, वो पूरी जल। कल एक हमारे पास केस आया है हवेली इलाका में, वो बच्चे को खेल रहे थे, उन्हें माचिस की तीली जला दी और वो कोई 25-30 एकड़ थी गंदम, जिसमें आग स्टार्ट हुई। और हमारी चूंकि हवेली में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी मौजूद थी, हमारी गाड़ी ने जो रिस्पॉन्ड किया है, जस्ट 4 किनाल सिर्फ, जस्ट 4 किनाल, अगर वो लेट होते या वहां तो 25 से 30 एकड़ की गंदम पूरी जल सिर्फ 4 किनाल जली है। और हमारी टीम ने प्रोफेशनली जाके वहां पे उसको फायर फाइटिंग की और उसको बुझा दिया। एहतियात क्या कर सकते जरूरी है। एक तो ये कि हम बच्चों को मतलब अगर गंदम की फसल तैयार है तो माचिस की तीली लेके नहीं जाएं, हम खुद ऐसा देखें कि हम वैसे वो गंद कूड़ा इकट्ठा करके फसल के पास आग लगा दी, हवा के साथ उससे आग लग सकती है, केयरलेस स्मोकिंग से लगती है। व्हाट वी कैन डू, अगर मतलब रेस्क्यू ना, कई दफा आपका बड़ा रिमोट खेतों में गाड़ी नहीं पहुंच रही जी सर, तो भाई वैसे तो हमारे लोग हैं, हमारे जिम्मेदार हैं माशाल्लाह, बड़े समझदार हैं, आप ट्रैक्टर लाएं, पीछे हल लगाएं, उसके आग लगी उससे आगे ट्रैक्टर चला दें, गैप क्रिएट हो जाएगा, आग उससे आगे नहीं जाएगी। दिस इज सो सिंपल, सो इजी कि आपका रिमोट एरिया है, हमें पहुंचने में वहां बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आप ट्रैक्टर लेके पीछे हल है उसके, गांव में होते हैं जिम्मेदारों के पास अपने होते हैं, डिस्कें होती हैं, वो रूटावेटर लगा हुआ है, वो आप उससे कुछ फासले पे जिधर आप भी महफूज रहें कि आग तेजी से, वहां पे आप ट्रैक्टर चला के गैप क्रिएट कर दिया, आपने वो पूरा गैप बना दिया, आग उससे आगे नहीं फैली। अब लोगों को हम देख रहे होते हैं, वीडियोस भी आ रही होती है, वो मोस्टली लगे होते हैं कि पानी ला रहे हैं या इस तरह की कर रहे हैं, तो सर क्योंकि गंदम की फसल जो है जब कटाई का टाइम होता है बहुत खुश्क होती है, तो उसमें आग फिर ऐसे फैलती है बहुत तेजी से। तो ये आप जैसे बता रहे हैं, ये जो है बड़ा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा और ये जो है लोगों को सिंपल भी है और लोग अब हम वेट करते रहे कि रेस्क्यू की गाड़ी पहुंचे, तब तक तबाही हो जाए। तो बेहतर है फौरन से ट्रैक्टर लाएं, हल चलाएं, सुकून से हम बिल्कुल गैप क्रिएट कर दें, उतनी देर तक रेस्क्यू भी पहुंच जाएगी, वो उस एरिया की आपको बचा देगी। अच्छा सर, घर में अचानक से आग लग जाए या किसी के कमरे में आग लग जाए तो लोग डर जाते हैं और रेस्क्यू को कॉलें होती हैं। अब रेस्क्यू बाज़ औक़ात सर ट्रैफिक की वजह से या लेट हो जाती है, तो सर उस टाइम हमें बचाव के लिए फर्स्ट एड क्या करना? अभी ना गर्मी शुरू हो रही है और साथ लोड शेडिंग भी शुरू हो रही है, जो ट्रिपिंग है ना बिजली की, हमें जो करना ना, पहले नंबर पे हमें सबको अपनी वायरिंग चेक करवानी चाहिए। ठीक है, गर्मियों के स्टार्ट पे हम अपनी सारी वायरिंग चाहिए, मेजॉरिटी केसेस में शॉर्ट सर्किट होते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन से, जितने हमारे ब्रेकर्स लगे हुए हैं और हमारे जिधर जोड़ लगे हुए हैं, हमारे पैनल्स लगे हैं, उनको रीचेक करवा लेना चाहिए। ठीक है, ताकि हम शॉर्ट सर्किट से बच सके जी। दूसरी मैं सबसे कहता हूं कि हमारे घर बड़े महंगे होते हैं जी, मिलियंस में उसकी कास्ट होती है सर। एक फायर एक्सटिंग्विशर जो 2 से 3 हज़ार रुपए का होता है सिर्फ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर हम अपने घर में एक जगह पे एक जस्ट 6 kg वाला फायर एक्सटिंग्विशर भी इंस्टॉल कर लें तो वो हमारा करोड़ों का नुकसान 2-3 हज़ार रुपए का फायर एक्सटिंग्विशर बचा देगा। अब करने क्या, किचन में आग लगी, फायर एक्सटिंग्विशर पिन खींचे, ठीक है, और प्रेस करें और आपका कुछ सेकंड लगेंगे, आग बुझ जाएगी। आपके बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ,
भाई इनिशियली तो स्टार्ट होनी छोटी सी फायर, बाद में वो पूरा कमरा पूरे घर को लग सकती है। सर इसी तरह तो आप फायर एक्सटिंग्विशर चला सकते हैं। और मैं सबसे अपील करूंगा कि लोग सेफ्टी के लिए अपने घरों में एक फायर एक्सटिंग्विशर सर, क्योंकि जो है अगर पानी की वायर्स की वजह से या उस शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है, वहां पे पानी भी नहीं फेंका जा सकता, क्योंकि वो बिजली की वायर्स है। अगर पानी हम फेंकते हैं तो वो सर उसके नुकसान ऐसे बिल्कुल आपको आपको करंट लग सकता है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि आप बोर्ड में से वो शॉर्ट सर्किट हो रहा है, साथ ही वो इतने आग नहीं करी तो आप उस पर पानी तो नहीं मार सकते। जी सर। ठीक है, तो बेहतर है फायर एक्सटिंग्विशर घरों में हम रख लें। अच्छा सर, अगर फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल हो तो क्या ऐसे बड़े हादसात रोके जा सकते हैं? डेफिनेटली जी। जिस तरह से बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कराची में, इतनी कीमती जानें चली गई। हमारे जितने भी बिजनेस हब्स हैं, हमारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, हमारे प्लाजाज हैं, हमारी मार्केट्स हैं, अगर हमारे ताजर जितने दोस्त हैं वो थोड़ी सी फायर सेफ्टी का ख्याल रखें। जैसे कि अभी गवर्नमेंट इसके लिए बड़ी सख्ती कर रही है कि एमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए। कि अगर आप किसी प्लाजे के अंदर गए हैं, फैमिली के साथ गए हैं, खुदा न खासा वहाँ पे आग लगी, आप अंदर वाली सीढ़ियों से गए थे उसके तीसरे फ्लोर पे, जी सर, और सीढ़ियों में आग लग गई है, आग लग गई है, वो जाया कैसे, सीढ़ियों में भर गया धुआं, तो आप निकलेंगे किधर सर? तो हर बिल्डिंग का एमरजेंसी एग्जिट जो बड़ा क्लियर होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए। उसके लिए रेस्क्यू काड़ा भी बड़ी कोशिश कर रहा है। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज इस पे हमसे रेगुलर फीडबैक लेते हैं, हम अवेयरनेस दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उकाड़ा में काफ़ी बेहतरी भी आ रही है। आप अगर देखें तो बहुत सारे लोगों ने नए स्टेयर केसेस लगवाने शुरू किए हैं और बाकी लोग भी उस पर काम कर रहे हैं। तो हम फायर सेफ्टी अगर हम अडॉप्ट करें, हमारा बिजनेस भी फ्लोरिश करेगा, लोग भी सेफ रहेंगे। सर, एक फायर एंड बिल्डिंग सेफ्टी एक्ट क्या है और इसका मकसद है सर? मैं उसी की बात अभी कर रहा था कि फायर एंड बिल्डिंग सेफ्टी एक्ट है कि जितनी भी हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, जिनकी बेसमेंट्स हैं या बहुत ज्यादा फ्लोर्स हैं जो 50 फीट या इससे अबव की हैं, और वहां पे हमें फायर सेफ्टी होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? मैं ऐसे जन्म बात कर, हमें लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। हम तकरीबन सबकी करवा चुके हैं ट्रेनिंग। लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर चलाने आने चाहिए, लोगों को फर्स्ट एड किट है जो सबने रखी है, एमरजेंसी एग्जिट्स होने चाहिए, और अगर बड़ी है तो स्प्रिंकलिंग सिस्टम भी अगर हो तो ऑटोमेटिक भी आग बुझ सकती है। अच्छा सर, कमर्शियल इमारात में अक्सर जो है आग लगती नजर आती है, मार्केट्स वगैरह में, बाजार में, तो सर इससे बचाव के इक़्तिदामात क्या जरूरी हैं और कैसे बचा जा सकता है? दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें। मैं कई दफ़ा अपने ताजा दोस्तों से जब भी मिलता है मैं उनसे कहता हूँ आप हर मार्केट की एक अपनी टीम बना लेना। टीम हो कि जी ये शॉपकीपर, हर शॉप अगर हर शॉप पे एक एक फायर एक्सटिंग्विशर भी रख लें हम, मार्केट में कहीं आग तो एक चिंगाड़ी से स्टार्ट होनी है ना, तो 2-3 बंदे भागे, उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर चला दिया, आपने पूरी मार्केट बचा दी। मल्टी स्टोरी में भी सेम हम इंश्योर करवा चुके हैं कि हर प्लाजा के अंदर इस वक्त फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद हैं। ठीक है, उकाड़ा में फिर उनके स्टाफ को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं कि इस फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे चलाना है। ठीक है, तो अगर आग को फायर सेफ्टी कोड्स को फॉलो किया जाए, आग यूं ही शुरू हो, हमारा वर्कर जो हमसे ट्रेनिंग रेस्क्यू से ले चुका क्विकली वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर चला दे, हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं। ठीक है सर, इंडस्ट्रीज में फायर सेफ्टी के हवाले से रेस्क्यू 1112 क्या किरदार अदा कर रही है? बिल्कुल सेम ही जिस तरह से हम बिल्डिंग्स में हैं, तो हमारा उस तरह से इंडस्ट्रियल हब नहीं है उकाड़ा, लेकिन जितनी हमारी मेन इंडस्ट्रीज हैं उनमें बड़ा अच्छा फायर फाइटिंग का सिस्टम मौजूद है। जो रेगुलर इंडस्ट्रीज हैं हमारी, उन पे हमने इंश्योर करवाया, उनके पास फायर के बाकायदा से सिस्टम मौजूद हैं, फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद हैं, वहाँ पे हाइड्रेंट लगे हुए हैं, वहाँ पे पाइप लगे हुए हैं, स्टाफ उनका ट्रेंड है और वो खुद से भी उसमें आग को बुझा सकते हैं मीनवाइल जब उन्होंने रेस्क्यू पे कॉल किया हो तो। सर, रेस्क्यू 1112 का कम्युनिटी सेफ्टी प्रोग्राम क्या है? हमारा सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर जवान सी साहब का एक विजन है सर, वो विजन है सेफर कम्युनिटीज़ का। जी सर, कि अगर हम अवेयरनेस क्रिएट कर दें सर और हर घर में एक बंदा हो जो फर्स्ट एड ट्रेंड हो, ठीक है, तो हम कितने बड़े हादसा से बच सकते हैं। अब उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम स्कूल्स में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, हम कम्युनिटीज़ में जा रहे हैं, हम यूनियन काउंसिल लेवल पे लोगों को जाके उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर से मैं अपने नौजवानों से अपील करता हूँ, हमारे बेटे और बेटियाँ आप आएँ, रेस्क्यू से ट्रेनिंग लें, किसी की जान बचाएं एंड बी अ हीरो। सर ज़बरदस्त। अच्छा सर, कम्युनिटी सेफ्टी वर्कर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? देखिए ना, अगर एक कम्युनिटी सेफ्टी वर्कर है आपकी कम्युनिटी में, आपके इस मोहल्ले में 2-4 नौजवान हैं जो ट्रेंड है, यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी होगी व्हाट दे कैन डू, हादसा हुआ है तो उन्होंने रेस्क्यू से ट्रेनिंग ली हुई है, तो वो कम से कम खून बहना रोक देंगे। ठीक है, खून बहना रोक देंगे।
सर तो अब्दुस्तार ईदी साहब को मैं एक दफ़ा सुन रहा था और मैं हमेशा कोट करता हूँ। ठीक है। एक चैनल पे बैठे थे, अल्लाह ताला उनको गरीक की रहमत करे। जी सर। उनसे पूछा कि आप कोई एक बात बताएं कि हादसे की सूरत में कोई एक चीज़ हम क्या करें। तो बड़ी खूबसूरत बात की ईदी साहब ने, उन्हें कहा जी खून बहना रोक दें, आपने जान बचा डाली। अच्छा। वन लाइनर सर, जबरदस्त वन लाइनर है सर। कितनी खूबसूरत बात है। और बड़े आराम से हम तमाशा देखने की बजाय, वीडियो बनाने की बजाय, हम कितने आराम से खून बहना रोक सकते हैं। कोई भी साफ कपड़ा रख के उसको आपने प्रेस कर दिया, कहीं पे जो चोट लगी माथे पे लगी, आपने कोई साफ कपड़ा पकड़ के उसको प्रेस कर दिया, उतनी देर तक रेस्क्यू आ रही है, कोई भी फर्स्ट एड या आपने पट्टी करनी है, खून बहना रोक दिया, जान बच गई। सर यहाँ पे लोग लग जाते हैं वीडियोस बनाने में, जैसे रोड एक्सीडेंट होते हैं तो मोस्टली बचाने के बजाय एक हजूम इकट्ठा हो जाता है और कुछ लोग उसमें वीडियोस में लगे होते हैं कि हम अपनी जो है वो कंटेंट ले लें, बजाय कि वो उसको जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो पट्टी लगा के तो उसका खून रोके तो जान बच जाएगी। बिल्कुल ऐसे मैं भी यही समझता हूँ कि हमें एज ए सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें बेसिक फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हो। कहीं हादसे पे आप ये सोचें व्हाट कैन आई डू ओवर हियर, मतलब गाड़ी रोक के ट्रैफिक को ब्लॉक करने के अलावा हमें सोचना चाहिए कि मैं साइड पे गाड़ी खड़ी करके किसी को फर्स्ट एड दे दूं। सर आपके तजर्बात के मुताबिक पाकिस्तान में ज्यादा जानें हादसात से जाती हैं या लोगों की लापरवाही से? बड़ा मुश्किल सवाल है ये, मैं समझता हूँ आज का सबसे मुश्किल सवाल है। अब हमारे मेजोरिटी हादसात लापरवाही से होते हैं सर, मतलब हादसात होते ही मेजोरिटी, सारे नहीं, कुछ अनटूवर्ड भी हो जाते हैं, सडन कुछ ऐसा मिसहैप हुआ तो लापरवाही से हमारे हादसात होते हैं। लापरवाही अब कौन कौन सी हो रही है, हम रोड के ऊपर जा रहे हैं, हमारी गाड़ी है, गर्मियाँ आ रही हैं, हमारे टायर बहुत पुराने हैं, ये लापरवाही है कि आपने अपने टायर ही नहीं चेक किया, आप 80-90 की स्पीड पे जा रहे हैं, सडन टायर बस्ट हुआ, गाड़ी उल्ट गई, ठीक है, हादसात हो गए। हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, स्पीड लिमिट है फॉलो नहीं कर रहे, और स्पीड लिमिट 80 की हम जा रहे हैं 140 पे, हादसात होने के चांसेस है ना। अब एक स्पीड लिमिट अगर रोड पे कहीं पे दी गई है तो हमारी सेफ्टी के लिए सर सेफ्टी, और हम सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, हम हेलमेट नहीं पहनते हैं, हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, हम रॉन्ग साइड पे आ रहे होते, तो ये लापरवाही है, थोड़ी सी अवेयरनेस की भी कमी है, लापरवाही। तो लापरवाही के नतीजे में ही ज्यादा हादसात होते हैं और उससे अनफॉर्चुनेटली डेथ्स भी होती हैं। सर आपकी जैसे कि जॉब जो है वो 24 आवर्स है तो काफ़ी दबाव वाली है और इसमें जो एक वो दबाव भी बना रहता है और सारा दिन आपने पता नहीं कितनी लाखों जानें बचानी होती हैं और सर बहुत सारे लोगों को सहूलियात देनी होती हैं। सर उसके बावजूद ज़हन पे जो दबाव और प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको सर कम करने के लिए या रिलैक्सेशन के लिए, अपने सुकून के लिए सर आप क्या करते हैं? मैं कहता हूँ देखिए, अगर अल्लाह ने आपको चुना है ना लोगों की जाने बचाने में, आप मददगार हैं, इससे बड़ा सुकून नहीं हो सकता। जो जितनी हेक्टिक होती है ना, मैंने कहा ना कि हमने ऑपरेशन किया, बहुत गर्मी थी, वहाँ धूप थी, कोई दरख्त भी नहीं था ना, साया भी नहीं था, वो रेगिस्तान वाला एरिया बन तो जाता था। ये फ्लड में हम लोग काम करते हैं। फ्लड में जब हम किसी को घंटों का ऑपरेशन करके पूरी फैमिली बच्चों को दरिया से निकाल के ला रहे होते हैं, हम बहुत थक गए होते हैं, लेकिन वो शाम में जब हमें ये होता है कि हमने इतने लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया, उससे आपको सेटिस्फेक्शन होती है, जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है ना, वही पीस ऑफ माइंड है, उससे आप रिलैक्स होते हैं। हम भी थक जाते हैं, ऐसा जाहिर सी बात है, इंसान है सर, हम भी एग्जॉस्ट होते हैं, और एग्जॉस्ट होने के बाद कहते हैं ना कि रेस्ट भी कुछ करना चाहिए, हाँ रेस्ट करें या फिर अपने आप को रीश्योर करें। सर फैमिली को कभी आपसे इस चीज़ का गिला हुआ या कभी, मोस्टली जो है देखा जाए जैसे ख़ास तौर पे पुलिस में तो अक्सर शिकायत रहती है, लेकिन आपका भी सर वो जो है जिम्मेदारी वाला काम है, तो आपकी फैमिलीज़ को जैसे कोई इमर्स होते हैं, अब जाहिर सी बात है अगर कोई इमर्स है और कोई इमरजेंसी बन गई तो आपने तो वो छोड़ के फ़ौरन वहाँ पे पहुँचना है, तो वो घर में कभी इस चीज़ पे झगड़ा हुआ या कभी इस चीज़ पे नाराज़गी हुई? ऐसे कि मेरी फैमिली टेम हो गई हुई है इस तरह से। अब पिछले मैं 19 साल से सर्विस में हूँ, तो मैं दो चीज़ें शेयर करता हूँ। बहुत दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं खाना टेबल पे आया था, मैंने एक नवाला लिया, कुछ ऐसी इमरजेंसी कॉल आई कि फलां जगह पे कोई क्लैप्स हो गया, मुझे पता लोगों की ज़्यादा खतरा है, मैंने दूसरा नवाला नहीं लिया, मैं उठा, मैंने कहा अब खाना बाद में खाऊंगा, मैं 3 घंटे बाद आया, फिर उसके बाद उसमें रिलैक्स होकर खाया। तो एक चीज़ मैं छोटी सी कोट करूँ, मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह बड़ा हो गया, जब वो बहुत छोटा था तो किस तरह में कहूँ, फैमिली हमारी टेम हो गई है कि बस इन्होंने इमरजेंसी से जाना है, वो मुझे बाहर नहीं निकलने देता था। अच्छा। मैंने जब बाहर जाना है तो उसने कहा मैंने साथ जाना है। अच्छा ठीक है। रूटीन में। बट जब मुझे कंट्रोल से कॉल आती थी ना, मैंने कॉल सुनी कि इमरजेंसी कॉल है,
वो कभी जिद नहीं करता था कि मेरे साथ जाना है। ठीक है, मतलब समझ वो गया। बचपन से टेम हो गए कि आप इमरजेंसी पे जाते हैं। अच्छा सर, जैसे कि रमज़ान करीम माह रमज़ान गुजरा है, तो सर रमज़ान में तो चाहे कोई गरीब है कोई अमीर है, वो अफ्तारी के टाइम वो सर शॉप्स बंद करके तो बड़ा सुकून से वो कहते हैं कि हम अफ्तारी करें। सर रेस्क्यू वो वाहिद महकमा है कि जिसे अफ्तारी करते हुए छोड़ के जाना पड़ता है। सर वो वाले मोमेंट्स या वो चीज़ें जो हैं वो आप कैसे देखते हैं? और उसमें सर कहते हैं इबादत में तो कज़ा है, फ़र्ज में नहीं है ना सर। तो किसी की जान बचाना बड़ा अफसल है। हमारे नौजवान बिल्कुल इफ्तारी की तैयारी पे होते हैं, सामने खजूर पड़ी है, पानी पड़ा, उस दौरान ही कॉल आ गई कि फलां जगह पे हादसा हो गया। एग्जैक्ट 1-2 मिनट रहते हैं, वो दे डोंट वेट, हर चीज़ वहीं छोड़ देनी है। वो दे डोंट वेट। उन्होंने 2 खजूरें उठाई, पानी उठाया, वो गाड़ी में बैठे हैं। अब वो आधे रास्ते में जब हादसे पे जा रहे हैं, उन्होंने इफ्तार का टाइम हुआ, खजूर खाई, पानी पिया, और वो भी एक बड़ी सेटिस्फेक्शन है। इबादत के लिए हम रोजे रखते हैं ना, तो ये कितना जबरदस्त है कि मीनवाइल आप रोजे में भी जो लोगों की जाने बचा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। सर आखिर में नाजरीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि वो अपनी और अपने खानदान की हिफाजत बेहतर तरीके से कर सके? मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो नौजवानों से, बेटे बेटियों से कहूँगा कि आप रेस्क्यू की ट्रेनिंग लें और किसी को भी हेल्प आउट करें। और दूसरा एक कहूँगा, ज़िंदगी बहुत कीमती, आप कभी भी सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ ना करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अपने बच्चों को अंडर एज ड्राइवर्स बाइकर्स कोशिश करें कि उनको ना दें, और रोड पे चलते हुए डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। इवन अजीब हादसा भी हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं। हम मोबाइल कान को लगा के रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे हैं और बहुत दफ़ा रेलवे ने क्रश कर दिया बंदा। तो हमें रोड पे जब हमें रोड क्रॉस करनी है तो हमें मोबाइल यूज़ करते हुए रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। रेलवे ट्रैक हमने कानों में हेडफोन्स लगा के रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस नहीं करें। ज़िंदगी कीमती है। फिर से कहूँगा, अपना बहुत ख्याल रखें। जी नाजरीन, जैसे कि आज हमारे साथ बहुत ही अहम शख्सियत डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1112 ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद थे। ज़फ़र साहब ने आज हमें बहुत सारी पब्लिक अवेयरनेस वाली बातें बताई और बहुत कुछ जानने को मिला। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या आप रेस्क्यू 1112 के महकमे से मुतमिन हैं? और अगर कोई भी आपके ज़हन में डिफरेंट सवालात हैं तो वो हमें कमेंट लाजमी करिएगा, ताकि नेक्स्ट वाले सेगमेंट में हम वो शामिल कर सकें और ज़फ़र साहब से वो जान सके। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है पब्लिक अवेयरनेस के लिए सर टाइम निकाला और स्टूडियो तशरीफ लाए सर। और हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अगर कोई सवालात आते हैं तो हम आपसे दोबारा टाइम जी, यू आर ऑलवेज वेलकम सर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।